वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज हम जानेंगे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मतलब राष्ट्रपति से सरपंच तक हमारे देश में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उनका प्रशासनिक क्षेत्र क्या होता है, उनको वेतन कितना मिलता है और उनको ये वेतन देता कौन है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलता है और कहाँ से मिलता है। और लास्ट में हम हमेशा की तरह एक टेस्ट करेंगे ताकि अपने नॉलेज को जांच सकें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलती है, एक ढांचे के अकॉर्डिंग चलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस ढांचे में अगर आप देखें तो सबसे ऊपरी स्तर है देश स्तर पर। मतलब कि हमारे देश में सबसे बड़ी गवर्नमेंट जो होती है वो देश स्तर पर होती है, वो है केंद्र सरकार। फिर दूसरा, देश के अंदर कई सारे राज्य हैं, या हम कह सकते हैं देश को कई राज्यों में विभाजित किया गया है। फिर राज्यों को संभालती है राज्य सरकार। फिर एक राज्य को कई संभागों मतलब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फिर उस संभाग को, उस डिवीज़न को संभालते हैं अलग ऑफिसर्स। फिर से एक संभाग के अंदर कई जिले आ जाते हैं और जिला स्तर पर अलग ऑफिसर्स होते हैं जो जिले के प्रशासन को संभालते हैं। फिर एक जिले के अंदर ग्रामीण स्थानीय शासन अलग होता है और नगरीय स्थानीय शासन अलग होता है। दोनों को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। ग्रामीण इस प्रशासन को संभालने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत मतलब 3 तरह की पंचायतें बनाई गई है, जिनमें सबसे बड़े लेवल जिले लेवल पर होगी जिला परिषद। फिर एक जिले के अंदर कई ब्लॉक आ जाते हैं, मतलब कई सारे ब्लॉक मिलकर के जिला बनता है, तो ब्लॉक लेवल पर होती है ब्लॉक पंचायत, जिसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम आगे बारीकी से समझेंगे। फिर एक ब्लॉक के अंदर कई गांव आ जाते हैं और गांव लेवल पर जो पंचायत होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ऐसे ही अगर हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो नगरों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो बड़े नगर जिनमें होता है नगर निगम, फिर छोटे नगर जिनमें होती है नगर पालिका, और एक तीसरा होता है जो अभी नगर बने हैं गांव से, उनमें आता है नगर पंचायत। तो इस प्रकार से अब हमने देखा कि हमारे देश में जो प्रशासन है वो देश, फिर देश में राज्य, फिर राज्य में संभाग, संभाग में जिले, जिले में गांव की बात करें तो जिला लेवल पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पंचायत, फिर गांव लेवल पंचायत। शहरों में बड़े शहर में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर पालिका, और जो बिल्कुल ही छोटे नगर है मतलब अभी गांव से नगर बने हैं उनमें नगर पंचायत। तो ये है एक लेवल, एक क्रम, किस तरीके से हम देश से लेकर के गांव तक आते हैं। अब हम इन सब को बारीकी से स्टडी करते हैं कि इन सभी स्तरों में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, उनको कैसे चुना जाता है, उनका काम क्या होता है, उनको वेतन कितना मिलता है और उनको ये वेतन देता कौन है। एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में अलग अलग लेवल पर शासन कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंट्री लेवल पर, देश स्तर पर। तो हमारे देश स्तर पर जो गवर्नमेंट काम करती है उसे कहते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश को संभालती है। और उस केंद्र सरकार में जो सबसे बड़े 2 पद हैं उनमें एक है राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री। अब पहले देख लेते हैं कि इनका चयन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं करते, वो अप्रत्यक्ष, और जहाँ लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद मतलब राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर दोनों, प्लस हर एक राज्य की विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं, एमएलएज, विधायक, ये तीनों ग्रुप, एक राज्यसभा के एमपी, दूसरे लोकसभा के एमपी, तीसरा सारे एमएलएज, सब मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। फिर बात करें प्रधानमंत्री की, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव है, इसको जनता सीधे चुनती है। अब सीधे प्रधानमंत्री के इलेक्शन नहीं होते, ध्यान से समझना है। हम लोग लोकसभा के चुनाव के लिए अपने अपने एरिया से सांसद को चुनते हैं, जिसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। फिर पूरे देश लेवल पर 545 सीटों पर इलेक्शन होते हैं, और नियम ये है कि जो 545 में से आधे से एक ज़्यादा मतलब कि 273 सीटें ले लेगी पार्टी, उसी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। तो जो पार्टी ये सीटें ले लेती हैं
उन्हीं के जो जितने भी एमपीज़ हैं वो अपने आप में से ही एक प्रमुख एमपी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो वो भी अपने आप में एक जगह पर एमपी मतलब सांसद ही है, और फिर उसकी पार्टी ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री का चुनाव हम प्रत्यक्ष तरीके से करते हैं। अब हम देखें कि दोनों में किसके पास ज़्यादा पावर है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से समझना है। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख माने जाते हैं, देश के पहले नागरिक माने जाते हैं। पूरे देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, और राष्ट्रपति ही हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट में जिस आदमी को फांसी तक मिल चुकी है उसको भी टाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से दिख रहा है कि हमारे देश में सबसे बड़े ऑफिसर कौन हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारे देश के शासन के प्रमुख हैं। ध्यान रहे, प्रमुख ही हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं हैं, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं प्रधानमंत्री। कैसे? तो अब जो मैंने आपको राष्ट्रपति की विशेषताएं, उनके काम, उनके अधिकार बताए, इन सब के पीछे पावर किसकी है? प्रधानमंत्री की। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ जाके कर सकें। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में ये डिसीजन इस तरीके से आएगा, तो राष्ट्रपति उसको, अगर वो गैर संवैधानिक नहीं है तो नहीं टाल सकते। मीन्स राष्ट्रपति की सारी शक्तियों को वास्तव में प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। जैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसमें उनको यूज़ करना, युद्ध जैसी स्थिति में उनको कमांड देना, ये सब प्रधानमंत्री अगर चाहें तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही कमांड राष्ट्रपति को देनी होगी। तो अब इन चीज़ों से पता चलता है कि देश में पूरा प्रशासन चलता तो राष्ट्रपति के नाम से है, लेकिन वास्तविक शक्तिशाली जो है वो प्रधानमंत्री है। तीसरा पॉइंट इनका कि इनको वेतन कितना मिलता है और देता कौन है। तो हमारे राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख रुपए प्रति माह, और प्रधानमंत्री जी को मिलता है 1,60,000 रुपये। अब ऐसा क्यों? पावरफुल प्रधानमंत्री है तो पैसे कम क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि देश का मुखिया तो राष्ट्रपति होगा, इसलिए उसका वेतन भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री तो लोगों के द्वारा जो मंत्री चुने जाएंगे, जो सेवक चुने जाएंगे, उनमें से प्रमुख होगा, तो इसीलिए सैलरी उसकी कम रखी गई है, लेकिन पावरफुल प्रधानमंत्री है। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की, मतलब राज्य स्तर पर जो सरकारें होती है उनकी। ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो तो था हमारा केंद्र, मतलब देश स्तर पर। अब देश को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है। तो एक राज्य को कौन संभालता है? उसकी राज्य सरकार। एक राज्य सरकार में प्रमुख 2 चेहरे कौन से हैं? राज्यपाल और मुख्यमंत्री। सेम वही केस है जैसा कि ऊपर हमने देखा। ऊपर जो हाल राष्ट्रपति का है वही हाल यहाँ राज्यपाल का है। ऊपर जो हाल प्रधानमंत्री का है, राज्य में वही हाल मुख्यमंत्री का है। मतलब राज्य का पूरा प्रशासन चलता है राज्यपाल के नाम से, लेकिन उसके पीछे वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में। सारी पावर उसी के हाथ में होती है। फिर हम बात करें इनका चयन, तो राज्यपाल का चयन इनडायरेक्ट तरीके से होता है, मतलब राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री ये डायरेक्ट, मतलब कि प्रत्यक्ष तरीके से लोग इनको चुनते हैं। जब राज्य स्तर पर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें हम जितने भी एमएलए चुनते हैं, फिर उसमें भी आधे से ज़्यादा जिस पार्टी को सीट मिलती है वही मुख्यमंत्री बनाती है उस राज्य में। तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो गया। फिर बात करें इनके वेतन की, तो राज्यपाल को मिलता है 3.5 लाख रुपए, मतलब कि 3,50,000 रुपये प्रति माह। और मुख्यमंत्री जो हैं उनका वेतन अलग अलग राज्यों में अलग है। जैसे कि सबसे ज़्यादा है तेलंगाना में, वहाँ पर मुख्यमंत्री की सैलरी मासिक जो है वो है 4,10,000 रुपये। दूसरे नंबर पर आती है दिल्ली, जिनकी मुख्यमंत्री की सैलरी है 3,90,000 रुपये। और सबसे लास्ट में आता है त्रिपुरा, जिनके मुख्यमंत्री की सैलरी है 1,05,000 रुपये। तो इस प्रकार से सब राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना बिल पास करें, और खुद ही वो सैलरी डिसाइड करते हैं। अब इन सबको सैलरी देता कौन है? तो ऊपर के जो तीनों पोस्ट हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इन तीनों को सैलरी मिलती है संचित निधि से। अब ये संचित निधि क्या है? तो हमारे देश का जितना भी टैक्स, जितना भी राजस्व हमारी सरकार के पास आता है, उनको अलग अलग 3 निधियों में रखा जाता है। उनमें से एक निधि है संचित निधि, जिसमें ये जो हमारे बड़े लेवल के जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं इन सबको वेतन वहीं से मिलता है।
तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्यपाल का वेतन संचित निधि से आता है। मुख्यमंत्री का वेतन जो है वो उस राज्य के राजस्व से ही आता है जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये राज्य लेवल की बात हो गई। अब बात करते हैं राज्य के आगे जो संभाग, जो डिविजन्स होते हैं, मतलब एक राज्य को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि राज्य का नॉर्थ डिवीज़न हो गया, साउथ डिवीज़न हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न डिविजन्स हो गए। तो इस प्रकार राज्य के अंदर डिवीज़न होते हैं। उनके कामकाज को, प्रशासन को कौन संभालता है? तो उनके कामकाज को संभालते हैं डिविजनल कमिश्नर्स। वो किस रैंक के होंगे, किसको बनाया जाएगा, वो डिपेंड करता है उसी स्टेट गवर्नमेंट पर। ये सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं जिनका चयन परीक्षा के आधार पर होता है, चुनाव द्वारा नहीं होता है, और इनकी सैलरी भी राज्य सरकार ही डिसाइड करती है। ऐसे ही डिवीज़न लेवल के बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब कि जिला स्तर। इसमें पूरा कामकाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभालते हैं, और कौन बनेंगे, किस रैंक के ऑफिसर बनेंगे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उनकी सैलरी भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इन्हें भी परीक्षा के आधार पर ही चयनित किया जाता है, ना कि इलेक्शन के आधार पर। तो ये तो बात हुई देश स्तर से लेकर के एक जिला स्तर तक के प्रशासन की। अब हम एक ज़िले के अंदर प्रवेश करते हैं कि ज़िले के अंदर किस तरीके से प्रशासन होता है। तो एक ज़िले के अंदर का जो प्रशासन है उसे स्थानीय प्रशासन कहते हैं, जो गांव में अलग तरीके से होता है, शहरों में अलग तरीके से होता है। ग्रामीण स्थानीय शासन की पूरी व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन में की गई, और नगरीय स्थानीय शासन की पूरी व्यवस्था 74वें संशोधन में की गई। देख लेते हैं पहले ग्रामीण स्थानीय शासन को। तो गांव में जो स्थानीय शासन है वो 3 लेवल की पंचायतें संभालती हैं, जिनमें सबसे बड़ा स्तर है जिला परिषद, जो एक पूरे ज़िले लेवल की पंचायती राज को संभालती है। फिर एक ज़िले को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइडेड किया गया है, तो अलग अलग ब्लॉक को संभालती है ब्लॉक पंचायत, जिसे अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। फिर एक ब्लॉक के अंदर कई गांव आते हैं, तो गांव के स्थानीय प्रशासन को संभालती है ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से ये 3 लेवल हो गए। अब देख लेते हैं तीनों लेवल पर कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं। तो सबसे बड़ा लेवल है जिला परिषद, और फिर है ब्लॉक पंचायत, फिर है ग्राम पंचायत। तो इनमें से जो सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत, उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सरपंच, और इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से आम जनता करती है, जिसका चुनाव राज्य सरकार करवाती है। फिर जो लोग अपने अपने ग्राम से सरपंच बनते हैं वही मिल करके अपने में से डिसाइड करके एक को ब्लॉक प्रमुख, एक को जिला परिषद अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये पंचायती राज की तरफ से तीनों लेवल के अध्यक्ष आ गए। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी जिला लेवल पर सारे काम को संभालने के लिए एक ऑफिसर होता है, वो होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि जिला परिषद के कामकाज को संभालेंगे। ये राज्य सरकार की तरफ से होते हैं। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पर भी डेवलपमेंट वर्क को देखने के लिए एक ऑफिसर होता है BDO, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। फिर ग्राम पंचायत को तो सरपंच ही देखते हैं। ये बात हो गई ग्रामीण स्थानीय शासन की। अब अगर हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय शासन की, तो नगरों को 3 लेवलों में कैसे बांटा है, किस आधार पर बांटा है? तो वो आधार है जनसंख्या की। नगरों को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो बड़े शहर की है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा होती है, वो बड़े शहर। जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के मध्य हो, वो छोटे शहर दूसरी कैटेगरी में। और जिनकी जनसंख्या 50,000 के लगभग हो, जो अभी अभी गांव से नगर बने हैं, वो तीसरी कैटेगरी में। तो जो बिल्कुल छोटे नगर हैं उनको नगर पंचायत संभालती है, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव से जीत करके आते हैं, वो होते हैं पार्षद, इंग्लिश में उसे काउंसलर कहते हैं। फिर जो दूसरा मतलब नगर पंचायत से बड़ा लेवल है छोटा शहर, उसमें काम करता है स्थानीय शासन की तरफ से म्यूनिसिपल काउंसिल, मतलब नगर पालिका, और इसके अध्यक्ष होते हैं नगर पालिका अध्यक्ष। फिर जो सबसे बड़ा स्तर होता है नगरीय स्थानीय शासन का सबसे बड़े शहरों में, वो होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हिंदी में से नगर निगम कहते हैं, और इनके अध्यक्ष होते हैं मेयर। तो इन तीनों के अध्यक्ष को भी जनता प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है। अब जनता ने तो प्रत्यक्ष तरीके से सिर्फ पार्षद को चुना, फिर वो पार्षद ही मिल करके नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर बनाते हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर अब प्रत्यक्ष चुनाव में आते हैं। तो ये रहा हमारा जिले लेवल का स्थानीय प्रशासन। अब पूरी कहानी कंप्लीट होती है
कि एक देश स्तर से लेकर के एक गांव तक आते आते कौन कौन से सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्या क्या उनके पास अधिकार होते हैं, कितना उनको वेतन मिलता है। जैसे कि स्थानीय शासन का पूरा वेतन तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है, तो ये फिक्स नहीं है, हर राज्य में अलग अलग है। और जो बड़े ऑफिसर्स हैं जो देश लेवल के हैं उनका वेतन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक देश में, खास करके हमारे देश में, किस तरीके से किस लेवल पर कौन कौन कर्मचारी काम करते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र और वेतन सब हमने अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। अब आप इसके टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट विद पेन पेपर। पेन पेपर से आप इस MCQ टेस्ट के लिए तैयार रहें और इसके आंसर्स को अपने पेपर पर नोट करते रहें। और टेस्ट के बाद में आपको आंसर्स शो किए जाएंगे, उससे मिला करके अपना रिजल्ट बना लें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन किस अधिकारी के नाम से चलता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? दूसरा क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन की वास्तविक शक्ति किस अधिकारी के पास होती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तीसरा क्वेश्चन, राज्य प्रशासन किस अधिकारी के नाम से चलता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के नाम से? चौथा क्वेश्चन, राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किस अधिकारी के पास होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, प्रधानमंत्री या फिर सांसद व विधायक मिलकर के? छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल या पार्षद? सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर विधायक का? आठवां क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? 5 लाख, 1.6 लाख या 3.5 लाख रुपए प्रति माह? नौवां क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली का निम्नतम स्तर कौन सा है? जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत या फिर ग्राम पंचायत? 10वां और आखिरी क्वेश्चन, नगरीय स्थानीय शासन का उच्चतम स्तर कौन सा है? नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत? तो यहाँ आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। आप अपने आंसर्स को इन आंसर से मिला लें और यदि आपका स्कोर 6+ आ रहा है तो इसका मतलब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो फिर से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। और आप अपने सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।